हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 17 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। इस शिफ्ट में जितने मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.525 मल्टीप्लाई बाय 0.25 और इसमें से क्या माइनस करना है, मतलब पहले से मल्टीप्लाई करेंगे देन इसमें से माइनस करेंगे। ये हो 0.75 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड हटाऊंगी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.3। तो 3 2 ज़ा और 3 5 ज़ा तो हमें क्या माइनस करना है 2.5। अब देखो कोई शॉर्टकट नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1.3825। इसमें से क्या माइनस करना है, माइनस करेंगे 2.5। अब देखो 2.5 बड़ा है और 1.38 क्या है, छोटा है। तो अब इतना तो पता है कि नेगेटिव में आंसर आएगा। अगर मैं इसको 2.50 करके 1.38 इसमें से माइनस करूं तो ये 4 हो जाएगा, ये 10, देन 1.1। ठीक है ना। तो नेगेटिव में कितना आ रहा है 1.1। तो ये ऑप्शन नंबर 1 पे टिक करके बस आप आगे निकल जाओ। हाँ, नेक्स्ट देखो 20% ऑफ P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू में 50% ऑफ P माइनस क्यू। अब देखो परसेंट और ये एक जीरो, परसेंट और एक जीरो हटा दिया तो P प्लस क्यू का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, P प्लस क्यू हमें दे रखा है 5 और P माइनस क्यू हमें दे रखा है कितना, P माइनस क्यू दे रखा है 2। हमें पूछा गया है रेशियो बताना है P टू Q का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2P प्लस में 2Q इज इक्वल्स टू में 5P माइनस में 5Q। ये हो जाएगा 3P इज इक्वल्स टू में 7Q। तो P इज टू Q का रेशियो क्या होगा, P का रेशियो कौन सा होगा, ये सामने वाला 7 और Q का रेशियो कौन सा होगा, इसका सामने वाला 3। तो P इज टू Q का रेशियो कितना है 7 इज टू में 3। देखो अब वो कहता है एक शॉपकीपर ने मिक्स करे हैं 2 वेराइटी के पल्सेस। एक का जो कॉस्ट था, एक दाल का कॉस्ट था 80 रुपये पर केजी और दूसरे का था 100 रुपीज पर केजी। किस रेशियो में मिलाया है इन्हें, 3:1 का रेशियो। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे, जो सम ऑफ द रेशियोज है 4 से। ठीक है, और जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आएगा, जो यहाँ पे इज इक्वल टू में आएगा कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आएगा। बट वो कहता है कि ही सेल्स द मिक्स वेराइटी 91.80। जो वेराइटी थी उसको उसने कितने में बेच दिया, 1 किलो 91 रुपीज 80 पैसे के अंदर। तो हमें बताना है उसका गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो कर लेते हैं 3 8 24, 240 प्लस में 100 तो ये हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 8 और 4 5। तो देखो उसने 85 की चीज कितने में बेच दी, 91.80। तो उसे फायदा कितने का हुआ 6.8, उसे गेन हुआ 6.8। अब देखो गेन के अंदर या तो 8% का गेन होगा या 10% का। अगर देखो 10% होता तो कितना होता है 8.5। अब इसे 8.5 से तो कम का ही गेन हुआ है, तो उसे गेन कितने का हुआ है 8% का। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो बोलता है ए और बी ने इन्वेस्ट करा है किस रेशियो में, 45,000 और 60,000। तो देखो अभी इसको कर देते हैं। तो ये मान लेते हैं 45 और ये 60 की रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट करा है। अब ए जो है वो एक मतलब बिजनेस के अंदर 8 महीने तक रहा और बी कितने टाइम तक रहा, 6 मंथ तक रहा। ठीक है, अब वो कहता है इफ द टोटल प्रॉफिट दे रखा है 36,000 और हमें बताना है ए का शेयर। तो 15 3 15 4 6 4 24, 8 3 24। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया इनका 1:1। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट 36,000 था तो ए को कितना मिलेगा 18,000। अब देखो वो कह रहा है जो औसत वेट था 30 स्टूडेंट का था वो था 60 किलो। अब वो कहता है एक स्टूडेंट को क्या करा गया, रिमूव करा गया, जिसकी वजह से जो एवरेज था वो कितना हो गया 59.5। तो कितने का ड्रॉप आया 0.5। अगर एक स्टूडेंट चला गया तो कितने स्टूडेंट रह गए 29। तो वो जो अपने साथ स्टूडेंट लेके गया एक्स्ट्रा वेट 29 5 145। ठीक है, तो जो स्टूडेंट गया उसका टोटल वेट कितना हुआ 14.5। इसके अंदर प्लस कर देंगे तो व्हाट इज द वेट ऑफ द रिमूव्ड स्टूडेंट, इसे प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 74.5 kg। जो रिमूव स्टूडेंट है उसका वेट हो गया 74.5 kg। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए वो कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 40 बॉयज, 40 लड़कों का एक ग्रुप है जिसका एवरेज वेट कितना था 160, ठीक है, सॉरी एवरेज हाइट थी। अब देखो टोटल हाइट कैसे निकालेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 60, 16 फोर जा 64, 64000, ये थी टोटल हाइट थी कितनी 40 बॉयज की। अब वो कह रहा है इट वॉज लेटर डिस्कवर कि जो हाइट थी एक लड़के की वो हमने नोट कर ली 165 और होनी थी कितनी 156, 165 नोट करी लेकिन होनी कितनी थी 156, तो हमने कितनी ज्यादा नोट कर ली 9 यूनिट, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो एक्यूरेट एवरेज हाइट थी वो कितनी होगी, तो ये जो 9 यूनिट हमने ज्यादा ऐड कर लिया तो उसे माइनस कर देते हैं, 9 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया 6391, 16 फोर जा 64, मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, ठीक है, ये 6400, 6391 इसको डिवाइड कर देंगे 4 से 40 से, तो पहले 4 से ही करना स्टार्ट कर देते, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। अब देखो 159 सिर्फ एक पे ही आ रहा है तो यहीं पे आप टिक करके और आप इसको मतलब आप आगे बढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि पूरा कैलकुलेट करना है क्योंकि ऑप्शंस के अंदर 159 सिर्फ यही है, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है इफ 50,000 कितना हो जाए 6050 ओवर 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर किसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 और यहाँ पे आता है टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर्स, तो हमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, तो अमाउंट कितना बन गया वो 6050, मैं प्रिंसिपल यहाँ लिखती फिर इधर लेके आके मल्टीप्लाई करती तो मैं डायरेक्ट यहीं लिख देती हूँ 5000 इज इक्वल्स टू में 1 प्लस आर बाय 100 2 कैंसिल कर देते, 5 1 जा 5, 5 2 जा और ये 5 1 जा, तो ये किसका स्क्वायर है 11 बाय 10 का स्क्वायर। तो देखो ये जो 10 था ये प्रिंसिपल वैल्यू पे था, मतलब 10 इन्वेस्ट करके कितना बन गया 11 बन गया, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 10%। नेक्स्ट देखते हैं, देखो वो कह रहा है अ फ्रूट वेंडर सेल 15 किलो एप्पल्स कितने का बेचता है 750 का, और जो उसे फायदा होता है वो कितना फायदा होता है 15 किलो एप्पल बेचने पे उसे 5 किलो एप्पल का फायदा होता है, तो हमसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो ये जो अमाउंट दे रखा है इसे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा पता है 15 किलो एप्पल बेचने पे उसे 5 किलो का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो बस प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है, 5 3 जा और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.33%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब वो कह रहा है एक जो ओवन है उसका मार्क प्राइस है कितना, एन ओवन हैज अ मार्क प्राइस, जो एक अंकित मूल्य है वो है 12,000 रुपए का, ठीक है। और उसके बाद वो बोला जा रहा है इसको 2 क्रमिक छूटों के साथ बेचा गया है, यदि दूसरी छूट है 20% की है तो उसे किस पे बेचा गया 80% की वैल्यू पे, और अंतिम विक्रय मूल्य मतलब जो उसका फाइनल सेलिंग प्राइस था वो कितना आया 8400, तो मान लेते हैं जो फर्स्ट वाला था वो X% की वैल्यू पे उसे बेचा गया और फाइनली उसको बेच दिया गया 8400 पे, तो हमसे पूछा जा रहा है जो फर्स्ट डिस्काउंट था जो X का वैल्यू है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 12 7 जा 700 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 जा 8 8 जा 6 8 7 जा 50 8 8 जा 64 8 7 जा 56 देन 8 5 जा 40, तो मतलब 87.5% की वैल्यू पे उसे बेचा गया है, तो उसको डिस्काउंट कितना दिया होगा 12.5% का। वो कह रहा है एक जो बैरल था उसमें शराब और पानी का मिश्रण था, वाटर और एल्कोहल का मिक्सचर था, किस रेशियो में 7:4 में। वो कहता है इफ 12 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड, वाटर कितना ऐड करा गया 12 लीटर, मिक्सचर कंटेन एल्कोहल, ये एल्कोहल है ये वाटर है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला एल्कोहल है। अगर 12 लीटर वाटर ऐड करा गया तो जो मिक्सचर है वो कितना बन गया 7:6, तो देखो कितना यूनिट बढ़ा 2 यूनिट बढ़ा और हमने बढ़ाया कितना था 12 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 6, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है फाइंड द इनिशियल टोटल क्वांटिटी कितनी थी 7 + 4 11, तो मल्टीप्लाई बाय 11 तो कितना था उसके अंदर इनिशियली मिक्सचर 66 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहे हैं एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान को
कीमत लागत मूल्य से 80% अधिक पर अंकित करता है। अ फर्नीचर स्टोर मार्केट्स आइटम 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से 180% पे वो क्या कर देता है, उसका अंकित मूल्य तय कर देता है। और उसके बाद एक डिस्काउंट ऑफर करता है, एक छूट ऑफर करता है 30% की, मतलब उसे 70% की वैल्यू पे बेचता है। और बोलता है इफ अ कस्टमर रिसीव अ एडिशनल लॉयल्टी डिस्काउंट, फिर एक और कस्टमर, मतलब उसी कस्टमर को, एक कस्टमर को अलग से 250 रुपये की छूट दी जाती है। तो हमसे और फिर कहा जाता है फिर भी जो स्टोर है उसे क्या होता है 12% का प्रॉफिट। तो ये सब करके जब उसने सेल करा, जो उसका सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस से 112%। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो हमें बताना है। तो फर्नीचर आइटम की लागत कीमत क्या रहेगी। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 18 7 126, तो कॉस्ट प्राइस 126। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगी तो माइनस में 250 जो था, एलसीएम लूंगी तो 100 इधर मल्टीप्लाई होके फिर इधर चला जाएगा। ठीक है ना, इतना तो आता होगा समझ। तो 100 से 100 कैंसिल, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस ये हो गया 112 कॉस्ट प्राइस। अब इन दोनों को माइनस कर दूंगी, CP 14 इज इक्वल्स टू में 25 1 2 3, फिर देन 14 हमें कॉस्ट प्राइस बताना है तो कॉस्ट प्राइस बता देते हैं। 14 1 जा 11 बचेंगे, 14 7 जा 98। तो देखो ऑप्शन में 17 सिर्फ यही है, इसे ऑप्शन टिक कर लो या इसको पूरा सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 17885.71। अब देखो वो कह रहा है एक स्फेरिकल बॉल थी, एक गोलाकार गेंद को एक बेलनाकार बर्तन के पानी में डुबाया गया। देखो एक आपके पास सिलेंडर था, इसके अंदर आपने क्या करा, एक स्फेरिकल बॉल को क्या कर दिया, डुबा दिया। तो वो क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की बात करें बेलन की तो इसका रेडियस कितना था 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट थी कितनी 30 सेंटीमीटर। और जो उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमें बस इतना बताना है कि देखो जब आपने इसके अंदर क्या करा, बॉल को डुबाया, तो सपोज पहले पानी कितना था, मान लेते हैं यहां तक था। ठीक है, या इतना मान लेते हैं पहले पानी यहां तक था, बॉल को डुबाया तो पानी यहां तक आ गया। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि जो बॉल है उसकी वजह से कितना पानी हुआ, हटा या डिस्प्लेस हुआ, मतलब या तो बाहर गिर गया या कंटेनर में ऊपर तक चला गया। बस हमें बताना है कि उस बॉल की वजह से कितना पानी डिस्प्लेस हुआ या कितना पानी हटाया गया। अब देखो जो बॉल का वॉल्यूम है, जो जितना पानी हटा है वो किसके बराबर होगा, इसके बॉल के वॉल्यूम के बराबर। मतलब जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा वही होगा क्या, डिस्प्लेस्ड वाटर, हटाया हुआ पानी। तो बस हम क्या करेंगे, स्फेरिकल बॉल का क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, वही क्या होगा डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका 4/3 पाई आर, कितना दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है रेडियस की, पाई आर का क्यूब। तो 4 इंटू में 4 इंटू में 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256/3 पाई। तो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ 256/3 पाई। अब देखो वो कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल डोम है, वो क्या कवर करता है, एक सर्कुलर एरिया जिसका डायमीटर कितना है 20 मीटर, एक अर्धगोला गुंबद 20 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार क्षेत्रफल को कवर करता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है अर्धगोले का 2 पाई आर का स्क्वायर। देखो ये तो दे रखा है हमें, डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो इसको त्रिज्या में कर देंगे तो रेडियस कितना आया उसका 10 सेंटीमीटर। पुट कर देते हैं 2 पाई और आर का स्क्वायर, तो 44 7 से करेंगे, 7 6 जा 42। अब देखो 6 ऑप्शन में सिर्फ यही है, 628 मीटर स्क्वायर। देखो वो क्या कह रहे हैं, एक हॉलो हेमिस्फेयर है, मतलब एक खोखला हेमिस्फेयर है जिसकी एक यूनिफॉर्म थिकनेस है, हमें थिकनेस से कुछ नहीं लेना देना। और उसका जो इनर रेडियस है, देखो सपोज ये ऊपर का मैंने बनाया है, आप ऐसे करके इसको बना के इसको हेमिस्फेयर की शेप दे सकते हो। तो जो इनर रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना है आर है, और जो बाहर वाला आउटर रेडियस है वो कितना है आर है, ये जो टोटल है वो आर है। तो वो क्या कह रहा है, इफ आर इज इक्वल्स टू में 2r, आर इज इक्वल्स टू में 2r, तो r/r का रेशियो कितना हो गया 2:1। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आउटर टू इनर कर्व सरफेस एरिया। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई। अगर मैं आउटर निकालूंगी तो आउटर के अंदर जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो ये वाला होगा, तो 2 पाई
आर का स्क्वायर इस टू में 2 पाई आर का स्क्वायर, आउटर के लिए ये वाला यूज करेंगे और इनर के लिए ये, तो बस रेशियो रख देते हैं। ये कितना है 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर कितना था 2, तो इसको कर देंगे तो 4:2 में 1, तो आर स्क्वायर इज 2, आर स्क्वायर मतलब दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 4:2 में 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार का क्षेत्रफल का 2 गुना है। वो कह रहा है एक स्क्वायर पिरामिड है जिसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है 2 गुना है उसके बेस के एरिया से, तो ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। ठीक है, अब देखो ये कैसा है स्क्वायर है, तो मतलब क्या शेप है स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर बना दिया, तो बेस एरिया क्या होगा ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो बेस हमें कितना दे रखा है 6, तो बेस एरिया कितना हो गया 36 और लेटरल सरफेस एरिया इसका 2 गुना है, तो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 36 इंटू में 2, तो 72 सेंटीमीटर आपका लेटरल सरफेस एरिया है। तो हमसे इसका क्या बताना है, स्लांट हाइट बतानी है। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू में पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। अब देखो पैरामीटर ऑफ बेस कितना हो गया, अगर इसका साइड कितना था 6 4 जा 24, ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया है 72 इज इक्वल्स टू में हाफ इंटू में पैरामीटर कितना हो गया 24 इंटू में स्लांट हाइट, तो 12 1 जा 12 2 जा और 12 6 जा 72, तो स्लांट हाइट हमारे पास कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक सर्कुलर गार्डन है जिसका डायामीटर व्यास दे रखा है 28 मीटर, तो त्रिज्या रेडियस कितनी हो गई 14 मीटर। अब वो कह रहा है जो गार्डनर है उसे गार्डन के चारों तरफ फेंसिंग करानी है। फेंसिंग समझ में आता है कि वो कुछ कांटों वाला ऐसे करके वो लगवाना है, फेंसिंग करानी है। कहाँ पे करानी है 75% ऑफ गार्डन सरकमफ्रेंस, जो ये गार्डन का सरकमफ्रेंस है परिधि है इसकी 75% एरिया तक, तो मतलब समझो यहाँ से स्टार्ट करके इतना 25% के एरिया में करानी है। तो हमें बताना है कि कितना क्या चाहिए होगा, तो कितनी लंबाई की बाड़ की आवश्यकता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज फेंसिंग इज नीडेड। तो देखो सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और हमें कितने एरिया में लगवानी है 75% एरिया में। 25 3 जा 25 4 जा 7 2 जा और ये हो गया 4, तो कितने एरिया में लगेगा 66 मीटर का हमें फेंसिंग के लिए बाड़ की जरूरत होगी। अब देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है ए है, ठीक है, तो हमें क्या रेशियो बताना है किसका, सरकम रेडियस टू इनर रेडियस, तो परित्रिज्या और अंत्य त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो सरकम रेडियस कितना होता है a√3:2 में, और इन रेडियस कितना होता है a2√3, ठीक है, a√3 से a√3, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 में 1, पता है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 बचा तो 1 यहाँ, तो आंसर कितना रहेगा 2:1 में 1। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल है इसके अंदर ABC, एक क्या बना हुआ है ट्राइंगल बना हुआ है ABC, एक वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज ABC अंकित है। अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्कल एट अ पॉइंट A, वृत्त पर बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंशन ऑफ साइड BC। अब देखो अगर मैं ये BC की साइड को ऐसे करके बड़ा कर दूं यहां तक D तक, और ये A से लेके D तक हमने क्या बना दी, एक टेंजेंट बना दी। अब देखो फिर देखो, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू अ सर्कल एट पॉइंट A इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंशन ऑफ साइड BC एट D, तो जो BC का अगर एक्सटेंशन करो कहां तक ले जाओ D तक, और उसको A से कनेक्ट कर दो, तो ये क्या बन गई, इसकी टेंजेंट बन गई। AD की हमें वैल्यू बता दी 6 यूनिट, CD कितना है हमारे पास 4 यूनिट, और हमसे साइड पूछी जा रहा है BC का वैल्यू कितना है, B से लेके C तक पूछा जा रहा है। तो देखिए ये क्या कहते हैं, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में CD मल्टीप्लाई बाय पूरा BD, तो वैल्यू पुट कर देते, AD हमारे पास 36 इज इक्वल्स टू में CD है 4 इंटू में BD,
तो बी डी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 4 9, ठीक है। बस हमें बी से लेके सी तक बताना है। अगर हमारे पास पूरा बी डी 9 है तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस में 4, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बी सी तक हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। देखिए वो कह रहा है एक ट्रेपेजॉइड है, एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी बना देते हैं, ए बी सी डी। ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, समांतर है। ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में समांतर है, पैरेलल है। दो डायगोनल्स ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं ई के ऊपर। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी ई। ये हो गया ए बी ई ट्राइंगल, और जो दूसरा ट्राइंगल है सी डी ई, इसका हमें एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। अब देखिए, जब भी कोई ट्रेपेजॉइड हो, कोई चतुर्भुज हो, और उसकी दोनों लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो जो उनके डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं और ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उनका जो ट्राइंगल का रेशियो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके साइड के रेशियो पे। तो ये जो ए बी ई का जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, और सी डी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सी डी का स्क्वायर। जैसे सिमिलर ट्राइंगल्स में होता है बिल्कुल वैसे ही। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, द रेशियो ऑफ ए बी टू सी डी स्क्वायर्ड। अगर ए बी का स्क्वायर कर दोगे, ए बी इज टू सी डी स्क्वायर्ड, उसने ऐसे करके लिखा है, ए बी से सी डी का वर्गानुपात। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो कह रहा है दो सर्कल हैं जिनका रेडियस है x और दूसरे का क्या है 2x, और वो दोनों सर्कल क्या करते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, ऐसे दोनों को टच करते हैं। तो एक का रेडियस है x और दूसरे का रेडियस क्या है 2x। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। तो क्या होता है, 2 अंडर रूट में r1 इंटू में r2, तो 2x इंटू में 2x, तो ये x बाहर आ जाएगा, 2x अंडर रूट में 2। अब देखो वो कह रहा है दो सर्कल हैं जिनका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और जिनके सेंटर्स क्या है 10 सेंटीमीटर दूर है, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब वो पूछ रहा है उसके अंदर उनके बीच कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और वे किस प्रकार की स्पर्श रेखा होंगी। तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन बिटवीन देम एंड व्हाट टाइप टेंजेंट्स आर। अब देखो, दो तो ये सीधी स्पर्श रेखा हो जाएंगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और दो कैसी होंगी, इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स या ट्रांसवर्स, ठीक है ना। तो दो डायरेक्ट और दो ट्रांसवर्स, तो टोटल तो मतलब दो अगर सर्कल है उनके बीच में डिस्टेंस है तो टोटल 4 टेंजेंट्स तो होती हैं। तो 2 डायरेक्ट होती हैं और 2 कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। अब देखिए, अब ये सर्कल का आपको थ्योरम पता होगा, अगर दो कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ए बी, और ये हो गया सी डी, अगर ये पी पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ए पी मल्टीप्लाई बाय बी पी इज इक्वल्स टू में सी पी मल्टीप्लाई बाय डी पी, ठीक है। ये आपको थ्योरम पता होगी। अब देखो यही बोल रहा है कि दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, और कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, पी पे। ए पी हमें दे रखी है 6, बी पी या पी भी बोल लो, ये दे रखी है 8, ये किसके बराबर होगी, सी पी हमें दे रखी है 4, और हमसे डीपी की लेंथ पूछी है, यही पूछी है, ठीक है। तो 4 2 जा तो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए वो कह रहा है एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसके अंदर एक जीवा है 12 सेंटीमीटर की, जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है 4 सेंटीमीटर। ये जो सेंटर से डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर। अगर सेंटर से जीवा के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो क्या होता है, कॉर्ड को इक्वल डिस्टेंस में बांटता है। तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है त्रिज्या बतानी है, रेडियस बताना है सर्कल का। तो क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4 4 जा 16 प्लस में 6 6 जा 36, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 52। तो आर कितना हो गया, अंडर रूट 52। अब देखो ये दोनों वैल्यूज देखो, ये है 0.02 और ये है 0.2। अगर मैं इसके अंदर 10 का क्यूब मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि सबके अंदर क्या है, क्यूब है, तो ये भी इसी फॉर्म में हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.02 का क्यूब प्लस 0.004 का क्यूब, ठीक है ना। अगर डिवाइड हटाएंगे
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टर्म किधर जाएगी, डिनोमिनेटर में जाएगी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या बचा 1/10 का क्यूब, और फिर डेसिमल में ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 0.001, क्योंकि 10 का क्यूब कितना होता है 1000, ठीक है ना, तो इसको ले जाओगे तो ये हो जाएगा 0.001। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमें दे रखा है 0.4 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब, ठीक है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई करके अब इतना पता है कि ये रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ये दे रखा है हमें 1.2 का क्यूब प्लस में 0.06 का क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर से कॉमन निकाल लूं 3 का क्यूब, ठीक है ना, ये वाली जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में वर्क कर रही है, मैं इसको साथ में लिख रही हूँ, बट ये डिवाइड है, डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 0.4 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो क्या बचा 1/27, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और जितने आपके डाउट्स रहे होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।